नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे फ्रीबीज की राजनीति की और बाद में इन योजनाओं को चलाना सरकार के लिए कितना हार्ड है। आजकल पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो वो ऐसी-ऐसी योजनाएँ सामने लाती हैं, मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं, जिससे आम वोटर्स बहुत आकर्षित होते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट पैसा उनको ट्रांसफर होने वाला है, उनको इसका लाभ मिलेगा और इन सब मुद्दों पर हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत भारी समर्थन मिलता है और जो अगर वो शासन में हैं, तब वो दोबारा वापसी भी उसकी मदद से उनको हो जाती है और अगर विपक्ष में हैं और इस तरह की उनकी योजना वोटर्स को अगर भा गया, तो फिर उनकी भी सत्ता में वापसी हो सकती है। अभी रिसेंट जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुए, उनमें आप देखेंगे तो हरियाणा में बीजेपी की वापसी हुई, उसमें भी कहीं न कहीं फ्रीबीज की राजनीति का बोलबाला रहा। महाराष्ट्र में महायुति की वापसी हुई, वहाँ भी लड़की बहन योजना के नाम पर महिलाओं का ज़बरदस्त समर्थन मिला महायुति को और उनकी उन और वो वापिस किए बड़ी भारी बहुमत के साथ महाराष्ट्र की सरकार में। उसी तरह झारखंड में भी जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना जिसकी राशि ₹1000 प्रति माह पहले चुनाव से 3 महीने पहले से जेएमएम की सरकार ने झारखंड में अपने महिलाओं को देना शुरू किया था। चुनाव के मैनिफेस्टो में उसे ₹2500 कर दिया और अब हर महीने ₹2500 झारखंड में महिलाओं को मिलेगा। तो इन सब फ्रीबीज की राजनीति जो है इसका एक्सचेकर पे क्या प्रभाव पड़ता है और चुनाव से पहले इनको घोषणा करना तो बहुत आसान है, इसको सस्टेन करना कितना मुश्किल है। इन सब बातों पर, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद, जो कि लगातार फ़ाइनेंशियल कंडीशन पे संसद को कवर करते आए हैं और बाकी विधानसभाओं पर भी इनकी काफ़ी करीब निगाहें होती हैं। मनीष जी, अभी जो हाल के दिनों में मनीष जी आपका स्वागत है। पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ पिकल में। और अभी हाल के दिनों में ये बहुत पीछे का डेवलपमेंट नहीं है लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग राजनीति को ध्यान से देखें तो चुनाव में जाने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ न कुछ ऐसा प्रीमियम लेकर आती है जो लोगों को बहुत भाता है और उसके नाम पर लोग बहुत भारी बहुमत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस सरकार को जो भी उस तरह का वादा किया होता है उसको समर्थन करते हैं। सरकार में वापिस वो सरकार, वो राजनीतिक दल वापिस सरकार में आ जाती है। अभी झारखंड में मैया सम्मान योजना की खूब चर्चा हुई और महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर जेएमएम की सरकार को इतना वोट दिया कि दोबारा वहाँ इतिहास बन गया। कभी पीछे आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही सरकार दोबारा रिपीट हो और बहुत बहुत भारी जिसको बोलते हैं बड़े मैंडेट से 56 सीट 81 विधानसभा में हेमंत सोरेन को मिला। अब मैया मैया सम्मान योजना में ₹2500 हर महीने महिलाओं को देने की का समय आ गया है और चर्चा है कि 2 दिन के बाद जब क्रिसमस है तो उससे पहले हर महिलाओं को वो ₹2500 उनके खाते में दे दिया जाएगा। क्या लगता है मनीष जी कि मैया सम्मान योजना अब हेमंत सोरेन पूरे 5 साल अपने कार्यकाल में पूरा कर पाएँगे, लगातार देते रहेंगे हर महीने? मनीष जी? अमित जी नमस्कार। अभी हमें देखना होगा क्योंकि जैसे ही सरकार बनी है, झारखंड में नई सरकार आई है, तब से हमने देखा है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो केंद्र सरकार पर निशाना काफ़ी साध रही है। कोयले पे जो रॉयल्टी का बकाया है, इसके बारे में एक बड़ा मुद्दा वो बना रही है हेमंत सोरेन की सरकार। दावा करते हैं कि 1,41,000 करोड़ के आसपास कोयले की रॉयल्टी हमें देय है केंद्र सरकार से राज्य सरकार को। और उसको उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बयानबाज़ी रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों के द्वारा और मुख्यमंत्री की तरफ से भी हो रहा है। तो हम इसे जोड़ना चाहेंगे कि ये जो कोयले की रॉयल्टी की जो माँग की जो कवायद है, उसको हम जोड़ना चाहेंगे मैया सम्मान योजना के पहले इंस्टॉलमेंट जाने का। सरकार में आते ही इन्होंने ये डिसीजन तो ले लिया कि ₹2500 महीना कर दिया जाएगा और आप बता रहे हैं कि क्रिसमस के आसपास अकाउंट में चला भी जाएगा, लेकिन ये पैसे कहाँ से आएँगे और आने वाले समय में हर महीने देना होगा, तो वो पैसे की जुगत कैसे करी जाएगी? अगर एक आंकड़ा हमने देखा कि जो 4 महीने का जो बजट दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने,
उसमें जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, उसको करीबन 6,600 करोड़ के आसपास का आवंटन किया गया है, जो कि कुल बजट जो 4 महीने का है, उसका लगभग आधा है। 11,500 करोड़ के आसपास का 4 महीने का बजट दिया है हेमंत सोरेन की सरकार। आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया बजट हो जाएगा, तो 31 मार्च तक के लिए ही बजट दिया है और 31 मार्च तक में करीबन 11,500 करोड़ के आसपास का बजट है और उसमें लगभग आधा जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ही बजट है, जिसके अधीन मैया समान योजना का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के ऊपर काफ़ी बड़ा एक वित्तीय बोझ बनने वाला है। चुनाव में घोषणा करना एक बात है और घोषणा करने के बाद उसे कार्यान्वित करना एक अलग बात है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन की सरकार ये पैसे लाएगी कहाँ से? तो अगर कोयला रॉयल्टी की जो बात कर रहे हैं कि 1,41,000 करोड़ है, तो बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें आधा तो उन्होंने सूद लगा रखा है। तो झारखंड सरकार ने अपनी तरफ से ही आधा अमाउंट जो है, अगर मरांडी की बात माने तो आधा सूद है। तो करीबन 70,000 करोड़ ही बनते हैं कोयले की रॉयल्टी के ऊपर और ये कब से बकाया है ये हमें नहीं मालूम है, उसका समय अंतराल क्या है और एक बार में तो केंद्र सरकार देगी नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, नियमावली होती है, उसके हिसाब से ही वो कोयला का रॉयल्टी जो कोयले वाले राज्य हैं उनको मिलता है। तो अगर हेमंत सोरेन ने इस बात को लेकर के मैया सम्मान योजना की घोषणा कर दी थी कि कोयला की रॉयल्टी जो बकाया है वो पूरा एक बार ही मिल जाएगा, तो हो सकता है कि गणित गलत गलत बैठ सकता है आने वाले समय में और अगर गणित गलत बैठेगा तब झारखंड सरकार को वित्तीय मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अमित जी, हम ये जानते हैं कि नितिन गडकरी का जो स्टेटमेंट है महाराष्ट्र चुनाव से पहले अगर उसे याद करें, तब गडकरी ने कहा था कि जो लड़की बहन योजना है उस समय राशि मात्र 1,250 रुपया वहाँ पर थी, उसके बावजूद वो कह रहे थे कि बाकी जो कार्यक्रम राज्य सरकार की होती है उसके लिए पैसे बच नहीं रहे हैं। तो अगर मैया समान योजना हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण रूप से लागू कर भी देते हैं तो बाकी कार्यक्रम वो कैसे चलाएंगे, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। बाकी कार्यक्रम भी आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, समाज कल्याण के ही बहुत सारे अलग कार्यक्रम होते हैं। उन पर कैसे पैसे खर्च करेंगे, उनकी वित्तीय व्यवस्था वो कैसे करेंगे, उसके ऊपर स्पष्टता अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आने वाले हम इस समय में देखते हैं कि इस मेहनत को देख लेते हैं कि क्रिसमस के आसपास कहा है कितने लोगों को जाता है। करीबन 50 लाख लाभार्थी हैं महिलाएं, जिनको इस योजना का फायदा मिलना चाहिए हर महीना। तो कितने लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं वो हमें आने वाले समय में अमित जी देखना पड़ेगा। मनीष जी, संसद सत्र के दौरान मेरी बहुत सांसदों से, झारखंड के सांसदों से इन मुद्दों पर ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, बात हो रही थी। मैंने उनसे लगातार पूछा कि आप लोग चुनाव में जाने से पहले जिस तरह के ये फ्रीबीज की राजनीति को आजकल उसका बल चल रहा है और इसको फॉलो करते हुए आप लोग बड़ी-बड़ी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की अपनी मैनिफेस्टो में बात करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जब हकीकत में देने वाली बात होती है, खास करके अभी जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है मैया सम्मान योजना, तो इसको अगर लगातार सरकार अगर 5 साल देगी तो कितना प्रैक्टिकल है? तो मेरी अंदर से बात हो रही थी, तो उन लोगों का भी मानना था कि देखो ऐसा है कि ये बहुत हार्ड है। अगर अगर खाली इसी योजना की बात करें, तो फिर बाकी जो मद हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। राज्य का जो बाहर से जो विकास होता है, जो सबका विकास होता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी 5 साल तक ये योजना चले, इसमें उनको शक था। और चूँकि राजनीति में क्या होता है कि अब ये जनता को आप बोल के वादा करके वापिस ये अपनी सरकार में तो वापिस आ गए, लेकिन अब आप डायरेक्ट कैसे बोलेंगे कि मैं इसको नहीं दे पा रहा हूँ? तो एक-दूसरे पर जो आरोप-प्रत्यारोप लगाना है, तो ये रॉयल्टी सब जैसी जो बातें कि वो मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, तो ये बहानाबाज़ी। आखिर राजनीतिक दल जो है राजनीति में कुछ ना कुछ तो बहाना करेंगे। वो कैसे बोलेंगे कि मैं अभी अभी जो राज्य का बजट है उसमें इस तरह की कठिनाई होने वाली है आने वाले समय में। पॉइंट नंबर 1 ये है और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो वैसे मैया सम्मान योजना में कि उन लोग जो है छाँटने वाला काम भी कर रहे हैं, जैसा खबर आ रहा है
कि किन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब कि उसमें बहुत तरह की कंडीशन लगने लगी है, जो कि चुनाव जब प्रचार चल रहा था तो ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं थी कि उसमें था कि 18 से 60 साल की प्रत्येक महिलाओं को ये मिलेगा। अब जो बात होने लगी है, तो उनके घर में कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, कोई पेंशनधारी ना हो, बहुत तरह की कंडीशन है। तो ये सब को देखते हुए मनीष जी, आपको क्या लगता है कि केवल चुनाव जीतने माने उनका अंदर से इंटेंशन असली वेलफेयर नहीं होता है, केवल चुनाव जीतने का होता है क्या मनीष जी? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है क्योंकि जो अभी एक माहौल बना हुआ है कि इस तरह के लोक लुभावनी योजना को आप घोषित करते हैं और उससे आपको वोट मिल जाता है थोक के भाव में, जो कि महाराष्ट्र में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। और अब आपने सही ये बताया कि अब छँटनी का भी कार्यक्रम वहाँ पे झारखंड में शुरू हो गया है कि 18 से 50 आयु वर्ग में जो महिलाएँ हैं, सबको नहीं दी जाएगी। जो भी पेंशनधारी हैं या नौकरी वाले हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं या किसी और कार्यक्रम में उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इत्यादि, इत्यादि कर के एक ऑपरेशन लिस्ट तैयार किया गया है जिससे कि ऐसे महिलाओं को जो किसी और चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या खुद अपने पाँव पर खड़ी हैं, उनको बाहर किया जाएगा। वो तो एक बात है। लेकिन आज ही दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी इस तरह का ही एक कार्यक्रम की आज घोषणा की है। वहाँ भी वो 2100 रुपए देने का वायदा कर रहे हैं, तो इसका जो है पुनरावृत्ति हर राज्य में होता हुआ दिख रहा है। जो भी सत्तासीन पार्टी होती है, उसको लगता है कि बड़ा आसान तरीका है इस तरह के कार्यक्रम की घोषणा कर देने से, चुनाव उनको जीतने का एक आसान सा तरीका मिल जाता है। जहाँ तक बात रखा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो हम 10 साल का अगर खाका लेकर के सामने बैठे 2014 से लेकर के 2024 का, तो हम देखते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास की सरकार थी और इस 5 साल के कालखंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग दोगुना हुआ था। करीबन 2400 करोड़ से वो करीबन 6000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो लगभग दोगुना हो गया था और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझते हैं कि लोग पूरे राज्य का जिसमें विकास होता है, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा होता है और जिससे आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको भी फ़ायदा होता है। जैसे स्कूल बना, रोड बना, पुल बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बने और भी ऐसी गतिविधियां जिससे कि रोजगार का सृजन हो सकता है। तो उस मद पर पैसे डबल किए गए थे रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन वही मद में जब 2019 से 2024 का आप देखेंगे, तो बढ़ोतरी महज सिर्फ 60% का रह गया था और कहीं न कहीं उसका कारण ये लगता है कि समाज कल्याण वाले, वेलफेयर वाले कार्यक्रमों पर ज़्यादा पैसे हेमंत सोरेन की सरकार कर रही थी झारखंड। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि झारखंड की जो वित्तीय स्थिति है 2019 से 2024 उसमें लोक लुभावने वाले कार्यक्रमों पर ज़्यादा पैसे खर्च हो रही थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि पूरे राज्य का विकास होता है उस मद कम खर्च हो रही थी। अब 2024 के बाद जो 2029 तक का 5 साल का जो कालखंड होगा, उसमें 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च होंगे प्रति वर्ष सिर्फ मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम को चलाने में। तो 18,000 करोड़ रुपए आप समझ लें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2023 में रहा करीबन 11,000 करोड़ का, उसका लगभग डबल से थोड़ा ही कम है, उससे 80% ज़्यादा है। तो आप ये जान लें कि मतलब वोट लेने वाले कार्यक्रम पर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बशर्ते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो ये प्रायोरिटी दिखाता है और जहाँ तक ये बात रही कि घर बैठ 2500 रुपये महीने की देने की बात है, तो अब ये हमें गणित देखना पड़ेगा कि जो बजट इनके पास आएगा, जब 1 अप्रैल को ये पूरे साल का बजट देंगे, तब ये बजट में बाकी कार्यक्रमों पर कहाँ से पैसा लाते हैं। क्योंकि झारखंड का जो अपना राज्य का स्रोत है, वो स्रोत इस गति से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस गति से ये लोक लुभावनी कार्यक्रम पर पैसे खर्च करने की गति दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि कोयले की रॉयल्टी की जो राजनीति की जा रही है, उसका कहीं न कहीं कारण हमें ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार एक तरह से ग्राउंड तैयार कर रही है कि आने वाले भविष्य में ये कह पाएँ कि चूँकि केंद्र सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया, इसलिए हम पूरे ढंग से जो हमने वायदा करा था, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी, अमित जी। मनीष जी, मैं मानता हूँ कि 2 राज्यों की तुलना नहीं होनी चाहिए।
जैसे हम अगर दिल्ली और पंजाब को देखें, तो एक ही पार्टी दोनों स्टेट में रूल कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। दिल्ली की वित्तीय हालत अच्छी है, राज्य की राजधानी, देश की राजधानी है। यहाँ राज्य सरकार के पास पैसे बहुत आते हैं। वहीं पंजाब की हालत अच्छी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में जैसे जिन भी फ्रीबीज की घोषणा की थी, उसका अभी वहां सुचालन अच्छा तरीके से नहीं चल रहा है। वहीं दिल्ली में इनका बहुत अच्छे तरीके से सुचालन हो रहा है, क्योंकि यहाँ सरप्लस बजट माना जाता है। आज के दिन तक जो बात है, दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस है। बाकी दूसरे स्टेट जो है बहुत, उनका फिजिकल डिफिसिट बहुत ज्यादा है। तो एक ही पार्टी दो अलग अलग स्टेट में रूल कर रही है, लेकिन एक जगह वो सफलतापूर्वक फ्रीबीज की राजनीति जो वादा कर रहे हैं वो हर घर तक पहुंच जा रहा है, और दूसरे राज्य में वो असमर्थ है, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो झारखंड जैसा राज्य, जो कि मैं तो मानता हूँ गरीब राज्य की श्रेणी में आएगी, उसको माना जाएगा, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम भी 1 लाख रुपए से भी कम है वहां के लोगों का, अगर हम लोग बात करेंगे तो साल का। तो मनीष जी, ऐसे में इस फ्रीबी जैसे योजनाओं को लागू वहां कर पाना, फिर एक दूसरे पर चाहे वो केंद्र की सरकार पे आप दोष लगा दें या फिर अपना कुछ दोष लगा दें, तो जनता को इस तरह से, भोली भाली जनता को ठगना, मैं बोलूंगा ठगने की कोशिश, ठग के वोट ले लेना, तो इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं मनीष जी? और इस तरह की फ्रीबीज की राजनीति का कब खत्म, मतलब इस पे ब्रेक कब लगेगा मनीष जी? ब्रेक लगता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि रेवड़ी की जो राजनीति है अमित जी, वो पूरे देश में चल रही है। और अगर आप दक्षिण के राज्यों की बात करें तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ है, क्योंकि उनकी आमदनी अपनी काफ़ी अच्छी, जैसे तमिलनाडु की अगर आप एग्जांपल ले लें तो उनका अपना रेवेन्यू काफ़ी होता है। तो ऐसे में वो जितने भी लोक लुभावनी कार्यक्रम होते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन ऐसे राज्य जिनके अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम है, अपना इनकम कम है, उनके लिए बहुत मुसीबत है। जैसे आपने पंजाब का उदाहरण दिया, तो पंजाब का हम जानते हैं कि जो अपनी इनकम है वो कम होती जा रही है और कर्ज ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं अगर आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा होता है तो कर्ज को आप वापस भी करना होता है नियम के हिसाब से, तो उसकी जो सर्विसिंग है उसमें खर्च काफ़ी चला जाता है। तो कई राज्यों को देखेंगे जो उनकी आमदनी होती है वो 25% से अधिक, उसका जो खर्च है वो उसके इंटरेस्ट, मतलब जो उसके ऊपर ऋण के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देने में चली जाती है। वही हाल पश्चिम बंगाल का भी है। कमोबेश झारखंड को भी ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि 1,13,000 करोड़ का देनदारी है झारखंड के ऊपर, 1,69,000 करोड़ का जीएसडीपी है झारखंड का। और हर साल जो है फिजिकल डेफिसिट भी जो देखेंगे, जो वित्तीय घाटा है झारखंड का, वो बढ़ता ही जा रहा है। जो वित्तीय घाटा 2014 में 2200 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ करके 11,000 करोड़ हो चुका है, मतलब 5 गुना हो चुका है। तो झारखंड का जो वित्तीय घाटा है वो 5 गुना हो चुका है, जबकि जीएसडीपी जो है महज 2 गुना हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आमदनी बढ़ नहीं रही है और आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, और कर्जे बढ़ेंगे तो उस कर्जे को चुकाने में भी जो आपकी आमदनी हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा भाग चला जाएगा। तो ऐसे में और कर्ज अगर आप लेंगे तो शायद बाकी जो खर्च करने चाहिए आपको, जिससे कि पूरे राज्य का विकास होगा या बाकी लोगों का भला होगा उससे, उसमें आप वो खर्च कर नहीं पाएंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि 3.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में झारखंड में वैकेंसी पड़ी हुई है, पदें रिक्त हैं, लेकिन उन रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो रिक्त पदें आप भरेंगे तो सैलरी के मद में आपका बोझ बढ़ेगा और वो पैसे कहीं न कहीं आपके पास है नहीं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि लोक लुभावनी कार्यक्रम कर कर के आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, वो बुनियादी मसलों का आप हल ढूँढ नहीं पाएँगे। और झारखंड में कहीं न कहीं बुनियादी मसला ये है कि पलायन कैसे रुके? पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकल स्तर पर रोज़गार का सृजन नहीं हो रहा है। और लोकल स्तर पर सृजन इसलिए नहीं हो पा रहा है रोज़गार का, क्योंकि राज्य सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है उस मद में जिससे कि रोज़गार का सृजन हो। तो कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रमों के साथ जो भी सरकारें हैं, वो भविष्य के साथ खिलवाड़ करती आ रही हैं। और जो भी युवा जनता है झारखंड में हो चाहे या किसी और राज्य में हो, उनके लिए ये चिंता का सबब है कि अगर उनकी चुनी हुई सरकार ऐसे ही रेवड़ी वाली राजनीति करने के लिए सारे पैसे खर्च कर देंगे, तब उनका भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि वो
रोजगार सृजन पर काम नहीं करेगा, और रोजगार सृजन नहीं होगा तो पलायन होगा, और पलायन कर करके भी आप कहाँ जाएंगे? देश में बाकी जगह पर भी रोजगार का जो है स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, और इसी वजह से झारखंड के कई लोगों को, कई युवाओं को बाहर के देश में जाकर के ऐसे नौकरियां करनी पड़ रही है जो कि वो करना नहीं चाहेंगे। और आपने बताया भी था कि जयराम महतो ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि जो प्रवासी झारखंड के युवा हैं कुछ जगह पर फंसे हुए हैं, और उससे उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि उनको बचाया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि एक संवाद राज्य स्तर पर होना चाहिए युवाओं के बीच में, कि सरकार पर एक दबाव डाला जाए कि अपने पैसे का खर्च आप इस तरह से करें ताकि भविष्य के ऊपर उनके प्रश्न चिन्ह न लगे। मनीष जी, आपने बहुत तरह की बातें अंदर की समझाई, बहुत अच्छा लगा। हम लोग लगातार से इस फ्रीबीज की राजनीति पर और खास करके झारखंड में मैया सम्मान योजना कितना सस्टेनेबल है और कब तक हेमंत सरकार दे पाएंगे, इस पर नजदीक से चर्चा नजर बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग इस विषय पर पुनः आएंगे। लेकिन मैं भी मानता हूं और दर्शक भी सहमत होंगे कि जब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां उस राज्य की वित्तीय स्थिति को अगर सही ढंग से बिना देखे उसको ऐसा ही योजना को उसको लागू करना चाहिए और उसी के लिए उसको वादा करना चाहिए जनता के सामने, उसी नाम पर वोट मांगना चाहिए जिसको वो पूरे 5 साल साथ सस्टेन कर सके। मतलब अगर वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। चलिए हम लोग नजदीक से इस पर नजर बनाए रखेंगे मनीष जी। दर्शकों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर उनको अच्छा लगा है आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना अपना जो भी आप इस विषय में समझते हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ज्यादा से ज्यादा लिखकर हमें भेजें। उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और हमें आगे का आपसे अगला एपिसोड बनाने में बहुत कहीं ना कहीं मदद मिलती है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक मनीष जी आपका भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार।